नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां उनका कार्यक्रम 2 चरणों में निर्धारित किया गया है। दोपहर 12:30 बजे के बाद से 1:30 बजे तक दुर्ग प्रदर्शनी परिसर में नवीन भाजपा कार्यालय का आज लोकार्पण देखने को मिलेगा। वहीं उसके बाद से 2:05 से लेकर 3:05 तक वो नगर पालिका निगम भिलाई में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे और स्थानीय जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जहां भाजपा कार्यालय का आज वो लोकार्पण करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर चौगाई सभा और धर्मांतरण पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लोगों की बीमारी ठीक करने और प्रलोभन देने के धर्म आरोप लगाया है, जहां पर हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने, आपको बता दें, कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मामला पचपीड़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल बिलासपुर जिले में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत प्रार्थना सभा के बहाने हिंदुओं को बरगलाने और शहर से लेकर गांव तक चौगाई सभा करने का आरोप लगाकर ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लगातार घूम कर शुक्रवार और रविवार को होने वाले प्रार्थना सभा को टारगेट कर रहे हैं, जहां हिंदू वर्ग के लोगों को बुलाया जाता है। उनका आरोप है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ बीमारी सहित अन्य तरह से परेशान लोगों को उनकी मदद करने का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड कोऑर्डिनेटर अनिल जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अनिल जी, देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो धर्मांतरण के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस पे कहीं रोक नजर नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से 2 ननों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से कई सारे हिंदू संगठनों ने ये आरोप लगाया कि इस तरह से धर्मांतरण का मामला जो है वो आए दिन बढ़ते चला जा रहा है। और सबसे मुसीबत की बात देखिए अनिल जी, ये है कि हमेशा गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनको पैसों की जरूरत है, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, फिर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। क्या कुछ पूरी अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो धर्मांतरण है उसका वो तो गरीबों को ही प्रलोभन देकर किया जा सकता है। जो सक्षम लोग हैं उनको ना शिक्षा की जरूरत है, ना उनको स्वास्थ्य की जरूरत है और ना उनको किसी पैसे की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। जो धर्मांतरण का जो मामला छत्तीसगढ़ में है वो खासकर जो उत्तर भारत के धर्मांतरण के मामलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान धर्मांतरण नहीं करा रहे। यहाँ पे ईसाइयों के द्वारा धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। जो हिंदूवादी संगठन जो विरोध कर रहे हैं वो चर्च का कर रहे हैं, नन का कर रहे हैं, और खासकर उनके निशाने पे जो है, धर्मांतरण के निशाने पे जो है वो अभी तक जो है आदिवासी वर्ग था। लेकिन अब वो जो वनांचलों से निकल कर जो धर्मांतरण जो मैदानी क्षेत्र में आया है और जहाँ ओबीसी वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इस बात को लेकर जो है बस्तर के कांकेर जिले में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिससे तीनों ईसाई समाज ने भी बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। उन्होंने वहां अपने लिए एक अलग शमशान घाट की मांग की है, क्योंकि धर्मांतरित व्यक्ति को गांव में लोग जो है अब जो है दफन करने नहीं देते हैं। इस बार तो लाश को बाहर निकालना पड़ गया था। तो ये जो परिस्थितियां जो है छत्तीसगढ़ में वो लगातार बनी जा रही है और इस दौरान जो है अभी हाल ही में इन घटनाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ में आज की समस्या है। छत्तीसगढ़ में जब राज्य नहीं बना था तब से ये समस्या है। मध्य प्रदेश जो है वो भारत के जो है दूसरे नंबर का राज्य था जिसने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पारित किया था। सबसे पहले उड़ीसा ने पारित किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश ने पारित किया था, और मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो कानून यहाँ लागू है। उसके बाद संशोधन की बात, उसमें थोड़े कड़े कानून बनाने की बात लगातार आती जा रही है। एक के बाद एक बिल बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो न बिल पास हो पा रहे हैं, न कोई
कानून आ पा रहा है, लेकिन जितना भी कानून है उतना काफी है, लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अनिल जी देखिए, इस बार जिस तरह से चंगाई सभा की बात की जा रही है, इस बार जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सभा के नाम पे रविवार को बुलाया जाता है, शुक्रवार को बुलाया जाता है लोगों को, और चंगाई सभा के द्वारा लोगों को इस तरह से भरमाया जाता है। इसके खिलाफ कई सारे थाने में केस भी दर्ज कराया गया है, उसको लेके क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, चंगाई सभा जो है ये ईसाइयों का एक सभा होती है, प्रार्थना सभा होती है, जिसमें उनके जो उनके जो धर्म समुदाय के जो लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, जो प्रार्थना जो पादरी हैं या जो उनके जो प्रीस्ट है, वो आकर प्रार्थना करते हैं। और उसके साथ इस तरह का दावा किया जाता है कि जो चंगाई सभा में जाएगा तो चंगाई सभा के लिए कहा जाता है कि लंगड़े जो है वो दौड़ने लगेंगे, लूले जो है वो हाथ काम करने लगेगा, गूंगे बोलने लगेंगे। तो ये इस तरह के दावों में जो है असाध्य रोग के जो मरीज है, जो वो जो हर तरह से निराश रहते हैं, वो भी वहां चले जाते हैं और उनको जो है प्रलोभन दिया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है, ऐसा यहाँ पर जो है माना जाता है। और इसीलिए जो है जो हिंदू संगठन जो है चंगाई सभा का जो विरोध करने लगी है, चंगाई सभा को लेकर टकराव की पहली नहीं है, बार बार आ रही है। और चंगाई सभा जो है उससे रुकने का भी नाम नहीं ले रही है। चंगाई सभा तो जो उनका धार्मिक आयोजन है वो करते ही हैं, लेकिन उस पर उसमें जो धर्मांतरण की बात सामने आती है उसको लेकर टकराव की स्थिति बहुत बनी हुई है। और धीरे धीरे जो है वनांचलों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आ गई है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में तो दो ननों की गिरफ्तारी का मामला सबको मालूम है, सारे देश में उसको लेकर हंगामा मचा था, संसद तक बात होती थी। तो ये कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण है ये छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इस पर जो है रोक लगना बहुत जरूरी है। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी खबरों पे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां धर्मांतरण का एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। और वही बीजापुर जिले में सोमवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई है। आपको बता दें, माओवादी विरोधी अभियान पर निकली डीआरजी की टीम रविवार को मिशन पर निकली थी। इस बीच नेशनल पार्क क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान सुबह आईईडी ब्लास्ट देखने को मिला। इस ब्लास्ट में डीआरजी के एक जवान दिनेश नाग शहीद भी हो गए। इस ब्लास्ट में 3 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं 17 अगस्त को डीआरजी की टीम माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। ये टीम बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में गई थी। अगले दिन 18 अगस्त 2025 को सुबह एक धमाका होता है। ये धमाका आईईडी ब्लास्ट था। इस धमाके में दिनेश नाग नाम के एक जवान शहीद हो जाते हैं। वही आपको बता दें कि डीआरजी टीम के वो सदस्य थे। 3 और जवान घायल बताए जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि तीनों घायल जवानों की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर है। और लगातार हमारे साथ स्टेट हेड कोऑर्डिनेटर अनिल जी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी देखिए, लगातार अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। कई सारी कामयाबी जो है पुलिस प्रशासन को मिली थी, लेकिन ये एक दुखद घटना है जहां आईईडी ब्लास्ट देखने को मिला। एक जवान शहीद भी हो गए और 3 बुरी तरह से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो आगे क्या कुछ रणनीति फिलहाल प्रशासन की देखने को मिलेगी और किस तरह की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं इसको लेकर? देखिए, ये जो जवान जो है डीआरजी के जो डिस्ट्रिक्ट जवान जो है डिस्ट्रिक्ट फोर्स से ये निकले थे, जो रेगुलर जो सर्च होता है, रेगुलर उनकी जो गश्त होती है उस पर निकले थे। और ये बीजापुर के पास भवानीपट्टनम थाना है, उस इलाके में जो है नेशनल पार्क का हिस्सा आता है जिसमें उलूर घाटी है। वहाँ ये जो है सर्च कर रहे थे। वहां पर ये अपनी रेगुलर गश्त थे कि कोई नक्सल मूवमेंट तो नहीं है, उस पर नजर रखने के लिए। और ऐसे में जो है ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इस पर अभी भी जो है इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो आईईडी ब्लास्ट था या प्रेशर बम था। लेकिन इसमें जो है दिनेश नाग जो है डीआरजी के जवान वो शहीद हो गए हैं। 3 घायल हुए जवान जो उनके साथ में जो है गश्त में थे, गश्त पार्टी में थे। लेकिन तीनों की हालत बहुत अच्छी है और स्थिर है और खतरे से उनको बाहर बताया जा रहा है। क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो है इस तरह की जो घटनाएं जो है वो लेने के लिए नक्सलियों के पास बहुत शानदार मौका होता है, सुनहरा मौका होता है। परिस्थितियां भौगोलिक उनके पक्ष में होती है। बरसात के कारण जो है मछलियां बह जाती है, सड़क पर भी मछली रहती है और पगडंडी में भी मछली रहती है। तो जिससे कहीं कोई तार बिछा हुआ है या कहीं कोई गड्ढा या कोई प्रेशर बम हो, वो पहचान में नहीं आता और 10 करके जवानों की चूक हो जाती है अक्सर। और ऐसे में अगर आईईडी ब्लास्ट की बात करें तो आईईडी ब्लास्ट आईईडी जो है वो बस्तर में नक्सलियों ने जो है जाल बिछा रखा है और ये सालों पहले से बिछाए गए हैं। इनको करना ये रहता है, इनके पास पूरी जानकारी रहती है कहाँ पे आईईडी है और किस तरह से पुलिस पार्टी निकलनी है। तो अगर पुलिस पार्टी उस आईईडी के घर पे आती है तो वो उसको ब्लास्ट कर देते हैं। तो जिससे जवान जो है बहुत साफ टारगेट होते हैं, वो नक्सल के निशाने पर आ जाते हैं।
ये जो आज जो घटना हुई है, जो सड़कें हुई है, ये मतलब रेगुलर जो गश्त था उसके दौरान हुई है। अब उसके बाद जो है पुलिस जो है उस इलाके को घेर रही है, उस इलाके में कॉम्बिंग गश्त शुरू हो चुकी है, उस इलाके को छाना जा रहा है, इस इलाके को जो जिस इलाके में जगह छुपने की जो गुंजाइश है नक्सली उस जगह जो पतासाजी की जा रही है। तो अब ये नक्सल के खिलाफ जो इस वारदात के खिलाफ जो है, जो नक्सली अगर इससे कोई शामिल होंगे तो उनको ढूंढा जा रहा है, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा एक तो सर्च ऑपरेशन की अब डिस्ट्रिक्ट फोर्स ने जो है और बाकी जो दूसरी जो रिजर्व फोर्स जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इसको लेकर वो भी हमेशा इस चीज का जायजा लेते रहते हैं, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें वो भी हमेशा इस चीज को लेकर सजग रहते हैं। और कई सारी हमने खबरें पहले भी देखी जहां नक्सलियों ने सरेंडर भी किया, तो बड़ी कामयाबी देखिए कहीं ना कहीं जवानों की, सुरक्षा बलों की और पुलिस की हम मान सकते हैं। लेकिन जवानों के जज्बे को एक बार फिर से सलाम करना पड़ेगा, अपनी जान की कीमत वो लगाकर, बाजी लगाकर जिस तरह से सुरक्षा कहीं ना कहीं लोगों को देते हैं, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन आता है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं जवान अपने शहीद हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने अपनी जान तो गंवाई लेकिन लोगों को सुरक्षित रखा। और लगातार गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर हमेशा सजग भी नजर आते हैं। अनिल जी जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने तो चुनाव से पहले, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मार्च 2026 तक हम भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे, भारत में सारे देश से नक्सल को सफाया कर देंगे। छत्तीसगढ़ जो प्रमुख है, छत्तीसगढ़ में भी जो है अब जो बात फैला था उसको अब एकदम कॉर्नर कर दिया गया। देखिए सबसे बीजापुर, कोंटा, सुकमा और नारायणपुर का कुछ इलाका है, यहाँ तक वो सीमित रह गए हैं। और नक्सलियों के लिए भी अब जब आर पार की लड़ाई है, उनके भी जीने मरने का सवाल है कि अगर कोई एक्शन नहीं करते हैं, वो खामोश बैठे रहते हैं, तो वो लगातार उनको कॉर्नर करते फोर्स लगातार उनके खिलाफ जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाई जा रही है। फोर्स को जो लगातार जो दर्जनों की संख्या में नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर रही है और फिर नक्सली भारी संख्या में जिस तरह से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये नक्सलियों के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ऐसे में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए गाहे बगाहे इस तरह की घटना का अंजाम दे देते हैं, जिसमें हमारे जवान जो है अपनी जो है जान कुर्बानी दे देते हैं, जो हमारे प्रदेश की रक्षा के लिए, लोगों की जान सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। ये बहुत दिक्कत है कि हमारा जवान जो दिनेश आज शहीद हुआ है, लेकिन उसका जो बदला जो है वो सीआरपीएफ और बाकी डीआरजी भी जो है वो लेने को तैयार बैठी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री विजय शर्मा हो, ये लगातार जो है आप इसी बात कह रहे हैं कि आप सरेंडर करिए, आपके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। 2026 मार्च तक आपको या तो मुख्य धारा में आना है या आपका सफाया कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ एक दिल्ली इच्छा शक्ति से नक्सलवाद के सफाई की ओर बढ़ रहा है और उसी का परिणाम है कि चाहे बगाहे नक्सली अस्तित्व की लड़ाई के लिए जो है गाहे बगाहे चर्चा कर देते हैं। तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे थे। अब एक खबर अंबिकापुर से है, जहां के प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विक्षिप्त महिला अचानक एक पेड़ पर चढ़ गई। ये देखकर आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही बस स्टैंड पुलिस सहायता केंद्र की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत नगर निगम और एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद से महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका होटल कर्मचारी की बताई जा रही है। बहुत कोई को कोशिश कर देते तो मैं सोचा मैं भी कुछ कोशिश करके देखता हूँ। तो फिर वही संजय भैया सर ने मौका दिए चढ़ने का, तो चाहेगा तो उतारा संजय के ट्रैक्टर से। कितना घंटा लगा वही 2 घंटा, 2 घंटे से 5 मिनट यही आसपास। तो जब उतार रहे तो ऐसा नहीं लग रहा है महिला गिर जाएगी? तो लग तो रहा था, फिर कोशिश करे कुछ बचाने का। उसको बांधे थे हाथ को, उसको पेड़ को जटा के बांधे थे, हाथ को दर्द उतारे, नहीं उतर रहा था। जो जूता उतारे भैया थे, वो भैया भी हेल्प किया बहुत। अब डर तो लग रहा था, तो डर को फिर हम लोग छोड़ देते तो फिर उसका जान चले जाता। बस स्टैंड के जो एजेंट है, ये हमारे पुलिस स्टाफ को सुबह सूचना दी लगभग 6 बजे एक विक्षिप्त महिला है, दिमागी रूप से कमजोर है और पेड़ पर चढ़ गई। उसके बाद फिर कंट्रोल रूम के माध्यम से रेस्क्यू टीम को बुलाया कि एनडीआरएफ की टीम आई हुई यहाँ पे।
नगर पालिका की टीम आई हुई है, एम्बुलेंस आई है, 112 की टीम आई है, सभी मिलकर तो सुरक्षित नीचे उतार के अभी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजे। लगभग 2.5 से 3 घंटे की मेहनत पड़ी है। NDRF की टीम ने बहुत मेहनत की है इसमें, अभी महिला सुरक्षित है। और एक खबर अंबिकापुर से है, जहां के लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगमला गांव निवासी युवक को आबकारी उड़नदस्ता टीम ने अवैध नशीले इंजेक्शन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन की खरीद फरोख्त कर रहा है। सूचना के आधार पर आबकारी उड़नदस्ता ने छापेमारी की, जिसमें आरोपी के घर से कुल 175 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किया गया है। वहीं इसकी बाजार कीमत लगभग 1.75 लाख रुपए की बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके पर ही पकड़ा गया। प्राथमिक पूछताछ में उसने इंजेक्शन की तस्करी में संलिप्त होने की बात को कबूल भी किया है। आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सस्पेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। से सूचना मिली कि जमगला तालापारा निवासी प्रीतम रवि अभी अपने घर में माल लेकर आया हुआ है नशीला इंजेक्शन। अगर आप लोग तुरंत जाएंगे तो पकड़ा जाएगा। तत्काल हमने अपनी टीम तैयार की, उड़नदस्ता की, और हम लोग जमगला पहुंचे। घर खुलवाए तो घर में था और उसके घर की तलाशी लिए तो उसके पास से 94 एक्सोजेसिक इंजेक्शन और 81 एविल इंजेक्शन जब्त किया गया। उसकी कीमत लगभग 1,75,000 रुपए है। उससे पूछताछ करने पे बताया उसने कि वह यही अंबिकापुर का एक मुख्य विक्रेता है जिससे वह माल लाता है। उसकी भी पतासाजी की जा रही है क्योंकि वह बहुत से मामलों में आरोपी है, सभी लोगों को वही सप्लाई कर रहा है, तो उसको जल्द से जल्द पकड़कर उसको भी जेल दाखिल किया जाएगा। और वहीं बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडरी गांव में दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में एक भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी ने चाचा के शव को जमीन में दफना दिया ताकि हत्या का राज छुपाया जा सके। घटना की सूचना मिलने पर रघुनाथ नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में हत्या की वजह पारिवारिक विवाद और शराब के नशे में की गई आपसी कहासुनी बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी गिरफ्तारी की प्रयास जारी है। जशपुर जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव इस बार बड़ी धूमधाम से और आस्था के साथ मनाया गया। खासतौर पर ग्राम गरियादोहर के महाकुंभ समाज ने अपनी 3 पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी जन्माष्टमी का आयोजन पूरे भक्तिभाव से किया। पहले दिन मध्यरात्रि को विधि विधान के भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, तो वहीं दूसरे दिन सुबह से नगर भ्रमण की शुरुआत हुई। भजन कीर्तन, जयकारों और उत्सव से पूरा गाँव गूंज गया। दुनिया गढ़िलु केड़े सुंदर नरकित गढ़हात। विगत 3 पीढ़ी से हम लोग महाकुल समाज गरियादोहर में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और कंचनपुर उड़ीसा से पार्टी आए हुए हैं और नगर भ्रमण कर समापन कर रहे हैं। हम लोग महाकुल समाज 3 पीढ़ी से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं और आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं। हम लोग आज गरिया दादर में जन्माष्टमी पूजा के उपलक्ष्य पर नगर भ्रमण करने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पे माहौल है और बढ़िया के साथ हमारा कीर्तन प्रोग्राम भी यहाँ पे हो रहा है। आज से पूर्व 3 पीढ़ी से हम लोग जन्माष्टमी मनाते जा रहे हैं, जिसमें आज बाहर कंचनपुर से भी हम लोग टीम बुला के भारी उल्लास से साथ गांव में जन्माष्टमी मना रहे हैं। वहीं बलौदाबाद पुलिस ने समाधान सेंटर की मदद से भाटापारा की एक डेली नीड्स की दुकान में अवैध रूप से गांजा बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए
आंकी जा रही है। पुलिस को कई दिनों से इस दुकान में गांजा बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। आज शाम को छापेमारी कर आरोपी के कब्जे से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के धारा में 20वीं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं बलौदाबाजार से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम लट्रुआ में 2 मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर देखने को मिली, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के मुताबिक बाइक सवार राजा नेताम तेजी गति से बलौदाबाजार से डाबाडीह की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने तेजस्व नेताम की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे दोनों बाइक आपस में भिड़ गई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल दोनों बच्चों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था, जिसे पुलिस ने शव हटाकर पुनः सुचारू कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और वही खबर सरायपाली से है, जहां पुलिस के द्वारा अवैध नशीली दवाई, कफ सिरप और नशीली टैबलेट के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं नशीली टैबलेट की तस्करी और सेवन करते हुए 9 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन इन्वेस्टिगेशन के तहत नशीली दवाई विक्रेता को उड़ीसा से पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से नशीली कफ सिरप और 500 नग नशीली टैबलेट को भी जब्त किया गया है। अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, जहां 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और वही गरियाबंद जिले से एक बड़ी जानकारी आपसे साझा कर दे, जहां नक्सलियों के डिविजनल कमांडर दीपक मंडवारी सहित 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दरअसल इन नक्सलियों पर 19 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं सरेंडर के दौरान इन नक्सलियों ने ऑटोमेटिक राइफल और भरमार बंदूक पुलिस को समर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि नक्सलियों के गुप्त ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसके बाद से कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसमें नक्सली तो भाग गए, लेकिन उनका खजाना पुलिस के हाथ लग गया, जिसमें 16.5 लाख रुपए की नगद और 31 जिंदा कारतूस, नक्सली वर्दी और अन्य सामग्री भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस अब नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। खबर रायगढ़ से है, जहां महिला स्व सहायता समूहों ने रेडी टू ईट उत्पादन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से रायगढ़ बना उत्पादन शुरू करने वाला पहला जिला। आपको बता दें, सीएम साय ने महिलाओं की तस्करी और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए रेडी टू ईट उत्पादन की शुरुआत की है। साथ ही सीएम साय द्वारा 10 महिला स्व सहायता समूहों को अनुबंध पत्र सौंपा भी गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रेडी टू ईट यूनिट का शुभारंभ किया है। वहीं साय सरकार ने नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम मोदी की गारंटी को मूर्त देने का काम भी किया है। और फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।